हाँ भाई, तो पी ब्लॉक में हम अगला ग्रुप डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रुप 16। ठीक है, आप उसे सिंपल 6A का नाम दे सकते हैं पुराने प्रोडक्ट टेबल में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP4। और ठीक है, हम ये कह सकते हैं भाई ये हमारे लिए ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जाना जाएगा, या फिर सिंपल हम जो है इनको चाल्कोजेंस का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये हमारे लिए चाल्कोजेंस कहलाएंगे। चाल्कोजेंस जो है दैट इज ड्यू टू ओर फॉर्मेशन नेचर। ठीक है, ज़्यादातर ओर जो मिलते हैं वो ओर या तो ऑक्साइड के ओर होते हैं या सल्फाइड के ओर होते हैं, तो उस बेसिस पर हमने इन मेंबर्स को चाल्कोजेंस का भी नाम दिया। अगर हम इस सीरीज के मेंबर्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं भाई ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ये इस सीरीज के एलिमेंट, जिसमें ऑक्सीजन प्रैक्टिकली जो है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सारे एलिमेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए जब हम ज़्यादातर डिस्कस किया करेंगे तो पोलोनियम इंक्लूड नहीं किया करेंगे। उसके अलावा जो भी हमारे पास में अदर 4 एलिमेंट हैं उनको हम इंक्लूड किया करेंगे। तो जनरली हर बार हर ग्रुप में हमारे पास में एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है पढ़ने का, वही ट्रेंड हमारा यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो मैं अगर ठीक है ट्रेंड की बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ सबसे पहले वही हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हर बार। तो यहाँ भी हम इस ग्रुप में भी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और मैं अगर प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ भाई वैसी ही प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक रेडियस, तो हम सब जानते हैं भाई ग्रुप में नीचे जाने पे इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें मालूम है भाई ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरल ट्रेंड के हिसाब से ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज करेगी। हालांकि हमने जो है वो एक बार पीरियोडिक टेबल में भी इसका डिस्कशन किया हुआ था कि जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसके ग्रुप में सबसे कम है। ठीक है, तो हम उसे अलग से मेमोराइज कर सकते हैं, मैंने कहा हम उसे अलग से ध्यान रखेंगे। बाकी सिंपल अगर हम बात करें अबाउट डेंसिटी, तो हम मालूम है भाई ग्रुप में नीचे आने पर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ भी कह सकते हैं भाई ग्रुप में नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो इस तरह की कुछ कॉमन टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जो हर बार हम पढ़ते आते हैं। ऐसे ही बॉन्ड एनर्जी, तो हमने एक पर्टिकुलर ट्रेंड इससे पहले ठीक केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, और वहाँ पे हम इस चीज़ को नोट करके आए कहीं ना कहीं एक लेवल पे। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि सल्फर की बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो, तो इसका रीज़न भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसका रीज़न क्या था। वो हमने एक बार एक्सप्लेन किया हुआ कि भाई हमारे पास में रीज़न क्या होगा। तो मैंने कहा इस तरह की हम प्रॉपर्टीज़ देख पा रहे हैं। चलो और भी हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं अगर अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ जैसे अदर प्रॉपर्टीज में कौन सा नंबर था, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब 8th प्रॉपर्टी हमारे पास में, जैसे अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें तो आप ये कह सकते हैं एटॉमिसिटी में जो ऑक्सीजन नो डाउट उसकी 2 तरह की एटॉमिसिटी हमें नजर आएगी भाई। ठीक है, उसके 2 मॉलिक्यूल हम ऑब्जर्व करते हैं, O2 और O3। तो O2 में तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है और O3 में
बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सब एटोमिसिटी 8 शो करते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे S8 एग्जिस्ट करता है, Se8 है, Te8 है, इस टाइप की एग्जिस्टेंस है। अच्छा, अगर मैं सिंपल इनमें एक स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करूं तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सिंपल यही है कि S8 है, Se8 है, Te8। तो सल्फर जो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एग्जिस्टेंस शो करेगा। सल्फर जो वो आप देखोगे S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सल्फर S6 फॉर्म में भी पाया जाता है और सल्फर S2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जो S8 है आप ये कह सकते हैं ये क्राउन शेप में एग्जिस्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर है। जो S6 है ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर है। और जो S2 है उसकी जो एग्जिस्टेंस है, S2 एग्जिस्ट ओनली इन वेपर फेस। S2 की एग्जिस्टेंस सिर्फ वेपर फेस में होती है, ठीक है। बाकी S8 और S6 सॉलिड फेस में पाए जाते हैं। अच्छा, S2 के बारे में एक और बात मैं बता दूं, S2 इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons in pi star anti-bonding molecular ऑर्बिट, ठीक है। जैसे O2 के लिए हमने डिस्कस किया हुआ बिल्कुल वैसे ही इसमें भी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है आप कह सकते हैं उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से S2 प्रैक्टिकली पैरामैग्नेटिक हमें मिलता है। तो जो S8 या S6 से मैंने कहा S8 जो वो ठीक है क्राउन शेप का स्ट्रक्चर है। मतलब मैं बना देता हूँ उस टाइप का स्ट्रक्चर जो है। अगर हम S8 के स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल ठीक है आप एक इस टाइप का क्राउन फॉर्म कर सकते हैं, ये हमारे पास में। और हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास ये जो क्राउन एक स्ट्रक्चर है ये एसिड का रिप्रेजेंटेशन है। 8 सल्फर आइटम जो है इस तरह से सल्फर से जुड़े हैं। दूसरा मैंने आपसे कहा हमारे पास में क्या है, S6 है। S6 चेयर फॉर्म में पाया जाता है। मतलब अगर हम चेयर फॉर्म के एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास में S6 का स्ट्रक्चर है। ये उसके चेयर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरह से हमें बताओ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में एलोट्रॉपिक फॉर्मेशन है। कौन एलोट्रॉप बनाएगा, किस तरह से बनाएगा, सॉरी एटॉमिसिटी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने स्टोइचियोमेट्री में बात डिस्कस की हुई है कि जो 16th ग्रुप एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 के बीच में लाई करता है। वो अलग बात है कि हमने ऑक्सीजन के लिए भी डिफाइन किया कि ऑक्सीजन के छोटे साइज के होने की वजह से ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ -2 से +2 के बीच में लाई करता है। फ्लोरीन के कंपाउंड में प्लस में होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास में मैं एक स्टेबिलिटी ऑर्डर के अरेंजमेंट की बात करूं, जैसे सल्फर है SF6, SeF6 और TF6, तीनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनकी ग्रुप में नीचे आने पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं भाई ग्रुप में नीचे आने पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हम लोग डिस्कस भी करेंगे 15th ग्रुप में, उस चीज़ को हम डिस्कस भी करने जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की बातें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं इनके लिए एक और प्रॉपर्टी लिखता हूँ
नेक्स्ट हम लिखेंगे अबाउट एलोट्रॉप्स। देखो अगर हम एलोट्रॉप की बात करें तो सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म पाए जाते हैं। सल्फर के जो डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म है, आप ये कह सकते हैं हमारे पास जो सल्फर है उसके दो एलोट्रॉपिक फॉर्म, वन इज क्रिस्टलाइन sulfur and other one is amorphous sulfur। ये दो फॉर्म है हमारे पास में सल्फर के, क्रिस्टलाइन सल्फर एंड अमोर्फस सल्फर। दो जो क्रिस्टलाइन सल्फर है बेसिकली इसके दो पार्ट हुआ करते हैं, वन इज अल्फा सल्फर, यह सल्फर को दोनों तरह से लिखा जाता है, यू आर और ई आर की फॉर्म में, एंड अदर वन इज बीटा सल्फर। अमोर्फस के भी दो टाइप है हमारे पास में, वन इज गामा सल्फर एंड अदर वन इज डेल्टा सल्फर। जो अल्फा सल्फर है दैट इज ऑल्सो नॉन एज रोम्बिक सल्फर and beta sulfur is monoclinic sulfur। ये वही सॉलिड की स्टेट है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, हमने पढ़े थे क्रिस्टल सिस्टम। जो गामा सल्फर है दैट इज ऑल्सो नॉन एज प्लास्टिक सल्फर एंड डेल्टा सल्फर इज ऑल्सो नॉन एज कॉलोइडल सल्फर। इनका इस तरह का हमारे पास में तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सल्फर है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मैं ये बात लिख देता हूँ, क्रिस्टलाइन सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, मेरा जो क्रिस्टलाइन सल्फर है ये पानी में सॉल्युबल होते हैं लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सल्फर है, क्रिस्टलाइन सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड फॉर्म। ये दोनों ही एसिड फॉर्म में पाए जाते हैं, दोनों ही एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट किया करते हैं। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि जो अल्फा सल्फर है और हमारे पास में बीटा सल्फर है, एक टेम्परेचर ऐसा है जिसपे दोनों आप कह सकते हैं दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नजर आते हैं एक तरीके से, and that is 369 Kelvin। This temperature is known as transition temperature। ठीक, इस टेम्परेचर को हम जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, जिसमें अल्फा सल्फर बीटा सल्फर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, वो हमारे लिए ट्रांजिशन सल्फर कहलाता है। जो हमारे पास में गामा सल्फर है, गामा सल्फर is formed when boiled sulfur is passed through thin stream of cold water। ठीक है, हम बॉइल्ड सल्फर को कोल्ड वाटर के थिन स्ट्रीम से पास कर देते हैं, वहाँ से सल्फर बनता है, वो हमारे लिए गामा सल्फर या मैंने कहा हमारे लिए प्लास्टिक सल्फर कहलाता है। अच्छा, जो हमारे पास में कॉलोइडल सल्फर है, जैसे मान लो HNO3 हमने लिया, उसे H2S से रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ से जो सल्फर हमें मिलता है दैट इज कॉलोइडल सल्फर।
ठीक है। या फिर मान लो हमने H2S लिया है और SO2 गैस पास करा दी, तो यहाँ से भी जो सल्फर मिलता है वो हमारे लिए कौन सा है, कॉलोइडल सल्फर है। ठीक, तो ये दोनों ही तरीके हमारे पास में हैं जिससे हम कॉलोइडल सल्फर तैयार कर सकते हैं। तो ये सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं कि भाई सल्फर के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या है, किस तरह से। ठीक है, नोट किया आपने। तो ये हम कॉमन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें मेनली जो है ठीक ऑक्सीजन और सल्फर दो एलिमेंट के बारे में इस यूनिट में जानना है। तो हम उनके बारे में समझ लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन और हमारे पास में जो सल्फर है उनसे रिलेटेड और उनके कुछ कंपाउंड्स हैं उनको एक बार चेक कर लिया जाए। तो मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में हम दो बातें पढ़ेंगे। एक तो हम डाई ऑक्सीजन की बात करेंगे, सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में हम ऑक्सीजन ही बोलते हैं, एंड दैट इज O2। तो सबसे पहले हम O2 के प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो एक तो तरीका वही है कि भाई बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, एयर में हम सभी जानते हैं ऑलमोस्ट 19% ऑक्सीजन, वहाँ से इसे निकाल सकते हैं भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक, उससे मिल जाएगा। या जो हम लेबोरेटरिकल फॉर्मेशन मतलब पोटेशियम क्लोरेट हम ले लें, MnO2 जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है उसकी बिजनेस में हीट कराते हैं। पोटेशियम क्लोरेट अगर हम इसकी प्रेजेंस में हीट करा दें तो यहाँ से KCl बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है। या फिर इसके अलावा मान लो हमने जो है वो Pb3O4 ले लिया, इसे हम हीट करा दें तो हमने पढ़ा था कि यहाँ से PbO बनता है प्लस O2 बनता है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगा। या फिर जैसे मान लो HgO Ag2O, इनसे हम हीट करा लें तो ये सभी ऑक्सीजन गैस लिबरेट करते हैं, प्लस मेटल यहाँ से अलग हो जाता है, Ag Ag अलग हो जाते हैं। या फिर हम जैसे K2Cr2O7 ले लें, या फिर हम KMnO4 ले लें और इनकी हम हीटिंग करा दें तो ठीक है, हम कह सकते हैं भाई यहाँ से भी ऑक्सीजन गैस अलग हो जाए। तो कई सारे तरीके हैं कि हम वही किसी कंपाउंड से जो ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है उस कंपाउंड को हम हीट कराते हैं, डिकम्पोज करा के उससे ऑक्सीजन को रिलीज कराते हैं। ठीक, तो ये सभी मेथड से हम ऑक्सीजन फॉर्म कर लेंगे। तो वैसे ऑक्सीजन की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हम सभी जानते हैं, मुझे स्टिल ऐसा नहीं कि लिखने की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम सबको मालूम है कि भाई जो ऑक्सीजन है वो कलरलेस है, ऑडरलेस है, टेस्टलेस है, एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है जो हम सभी बढ़िया तरीके से जानते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो आप कह सकते हैं पेल येलो कलर का होता है। बाकी जो ऑक्सीजन इट इज easily absorbed by alkaline पायरोगैल। पायरोगैल का स्ट्रक्चर जो हम फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो मैंने कहा जो हमारे पास में पायरोगैनॉल है ये जो है इजीली ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। ये लिक्विड ऑक्सीजन इज पेल ब्लू कलर, ब्लू कलर है, ठीक है, पेल ब्लू कलर फॉर्म में रहता है। गैसेस तो हम सभी जानते हैं कलरलेस भाई, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में ढेर सारा ऑक्सीजन है
और हमें नहीं दिखता, हम लोगों को कलरलेस। तो दूसरा जो हमारे पास एक एलिमेंट है अबाउट ओजोन। ठीक, ओजोन O3 जो कि हमारे पास में कंपाउंड है, उसकी प्रिपरेशन के लिए हम कोई स्पेशल तरीका तो नहीं देख रहे हैं, है ना भाई। ये जरूर आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने जो है गैसियस ओजोन ले रखा है, लिक्विड ओजोन है, और हम जो है सॉलिड ओजोन ले रहे हैं। और ठीक है, हम इनके कलर की बात करें तो जो हमारे पास में गैसियस ओजोन है ये पेल ब्लू कलर का होता है, लिक्विड ओजोन डार्क ब्लू कलर का है, और जो सॉलिड ओजोन है ये हमारे पास में डार्क वायलेट कलर का होता है। ठीक, तो हम ये तीनों कलर ध्यान रखेंगे भाई। हमारे पास में जो ओजोन है उसके बारे में हम एक बात ध्यान रखेंगे, ये कलर है। बाकी मैं अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ओजोन एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों तरह से बिहेव करता है। एंड ओजोन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने कहा जो हमारे पास में ओजोन है बेसिकली ये ऑक्सीजन से एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट साबित होता है, और उसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई जो ओजोन है हम कह सकते हैं भाई ओजोन क्या हमारे पास में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसीलिए हमें इस तरह का साबित होता है। ठीक है, लिखिए आपने जैसे ये एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर हम इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जैसे मान लो I- है, हम ओजोन के साथ ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो ये I- को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता है। या मान लो I2 है, आयोडीन ओजोन को ऑक्सीडाइज करा के I4O9 बनाता है। I4O9 की एग्जिस्टेंस इस तरह की है, I+ IO3- होता है, इस तरह का एग्जिस्टेंस हमारे पास में। ठीक है, आप कह सकते हैं I+3 इस तरह का एग्जिस्टेंस हुआ करता है I4O9 का। ऐसे मान लो हमने मरकरी ले लिया है, मरकरी को ऑक्सीडाइज करके HgO बना देता है। ठीक, इस तरह मतलब सिंपल ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है कि भाई ऑक्सीडाइज कराए तो इस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जो ओजोन है, ओजोन एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट। ठीक, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि ओजोन इजीली डिसॉल्व इन टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक, ये टर्पेंटाइन ऑयल में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। ओजोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिनेमन ऑयल। जैसे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक, आप कह सकते हैं कि भाई हमने जो है पायरोगेनॉल को यूज़ किया, वैसे ही ऑक्सीजन को अगर हमें कहीं से एब्जॉर्ब करना होता है तो उसके लिए हम सिनेमन ऑयल का यूज़ करते हैं जो इसका एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक, बाकी अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हालांकि इसका स्ट्रक्चर फेमस है, पहले भी कहीं ना कहीं आइडिया होता है।
तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में इसके दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमारे पास में प्रपोज्ड है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम समझते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके के हमारे पास में दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ओजोन के प्रपोज्ड है। हाँ, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं जो ओजोन है, ये तो हटा ही देता हूँ मैं। ओजोन का ठीक है एक स्ट्रक्चर हम और बनाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। इस ऑक्सीजन पे प्लस और इस पर माइनस आता है, फॉर्मल चार्ज की फॉर्म, इस पर जीरो रहता है। या हम सिंपल इसे ऐसे भी दिखा देते हैं, हमें मालूम है कि हम इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में दिखा देते हैं। अच्छा, वैसे तो हम समझ रहे हैं, मैं अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो आप बिल्कुल बता पाओगे कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इस केस में 1.5। भाई आप भी समझ रहे हैं कि कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कभी यहीं पर सिंगल आ जा रहा है, तो एवरेज ले लिया हमने। तो एवरेज लेने के बाद में हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.5। ठीक, तो ये ऑक्सीजन और ओजोन की कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में, इस तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट आप नोट करें कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के हम कुछ कंपाउंड्स को भी देख लेते हैं, भाई इनके कंपाउंड्स के बारे में जानने की कोशिश की जाए। तो अगर हम ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड्स की बात करें तो फर्स्ट आप लिखिए हाइड्राइड्स। अक्सर करके हम स्टार्टिंग में इन्हीं को नोट करते हैं, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2T। हर बार हमने एक ही टाइप की प्रॉपर्टी नोट की है कि अगर हम इनमें मूव करें तो एसिडिक करेक्टर पे क्या इफेक्ट होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर पे क्या इफेक्ट होगा, या फिर थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हम सभी इस बात को बढ़िया तरीके से कह सकते हैं कि भाई ग्रुप में नीचे जाने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है। हम सभी ने खूब पढ़ा कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो ग्रुप में नीचे जाने पे डिक्रीज कर जाती है। भाई ग्रुप में नीचे आने पे वन डाउन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। हमें अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर नोट कराने के लिए आपसे कहूँ तो आपको मैंने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पहले नोट कराया हुआ है जब हमने मैं कह सकता हूँ जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो ये था। H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा था और उसका रीज़न था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन सब का बॉइलिंग पॉइंट हमने सिंपल जो है वो 1/4 से कंपेयर कर दिया। भाई इन सब में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो हम सिंपल 1/4 से कंपेयर कर देते हैं। 1/4 ज़्यादा है तो हमने कहा कि भाई है सामने, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट H2 ऑल आर पॉइजनस। अगर हम H2O को हटा दें तो हम ये कह सकते हैं भाई बाकी हमारे पास में सारे के सारे जो है वो पॉइजनस फॉर्म में होते हैं ना, H2S, H2S, H2T, ये सभी क्या हमारे लिए पॉइजनस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो हमारे पास में H2S है, अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रोटन एट
smell gas having suffocating रोटन एग स्मेल जैसी बिल्कुल वैसी हाइड्रोजन सल्फाइड की भी आप कह सकते हैं हमें स्मेल मिलती है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग H2S जो हम सभी स्टोइचियोमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अपने लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, बाकी पॉइजनस गैस है हमने अभी देख लिया था, तो सिंपल एक दो प्रॉपर्टी बेस्ड हमसे अगर कुछ बात है तो हम बता देंगे भाई हमारे पास में क्या है। ठीक है, ये काम कर लें। तो हाइड्रेट्स में इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें जाननी है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्साइड्स। तो हमें मालूम है इनके जो ऑक्साइड है वो डाई ऑक्साइड भी हैं और ट्राई ऑक्साइड भी हैं। तो मैं अगर डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड की बात करूं तो डाई ऑक्साइड में जैसे SO2, SeO2, TO2, ट्राई ऑक्साइड में जैसे SO3, SeO3, TO3 इस टाइप के, ये सभी हम सबको मालूम है कि भाई ये जो ऑक्साइड है हमारे पास में एसिडिक ऑक्साइड है, एक तरह से नॉन मेटल के ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। बाकी SO2 और SO3 में भी SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2 बाई ऑक्सीडेशन नंबर से हम चेक कर लेंगे उस चीज़ को। तो जो हमारे पास में कुछ ऑक्साइड्स हैं उनमें मैंने कहा SO2 और SO3 की बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो हमें जाननी है, तो चलो वो हम देख लेते हैं। एक बार हम SO2 को डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, हम सभी जानते हैं भाई ये हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड है। देखो अगर हम SO2 की इंफॉर्मेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्रिपरेशन की बात करें तो SO2 को बनाने के जो तरीके हैं, एक तो सिंपल तरीका वही है कि सल्फर को ऑक्सीजन की वजह से आप हीट कर दो। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ से SO2 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरे और भी वेरियस मेथड है हमारे पास में, जैसे कॉपर ले लें, उससे हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दें तो यहाँ से कॉपर सल्फेट बन जाता है प्लस SO2 बन जाता है। एक मेथड ये है कि हम जो है वो आयरन का सल्फेट लें और उसे हीट करा दें, तो आयरन के सल्फेट की हीटिंग पे ठीक है हमें SO2 और SO3 दोनों ही मिलते हैं। ये चीज़ हम डी ब्लॉक में भी डिस्कस करते हैं, तो यहाँ से भी SO2 मिलता है। तो बहुत सारे वेरियस मेथड हो सकते हैं जिससे SO2 को हम फॉर्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मात्र यही मेथड है जिससे हम SO2 बना सकते हैं, तो तमाम रिएक्शन के थ्रू हम जो है SO2 को फॉर्म कर सकते हैं। देखो जो SO2 है, SO2 हम अगर उसके मतलब कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज की बात करें देन SO2 is pungent odor in suffocating gas। पंजेंट ऑर्डर और सफोकेटिंग गैस है। बाकी जो SO2 है, SO2 acts as both ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमें मालूम है यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है जो कि उसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, इसीलिए जो SO2 है आप कह सकते हैं वो दोनों तरह से बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से भी। बाकी जो SO2 है, SO2 acts as bleaching agent in presence of moisture आगे इसमें लिखना ड्यू टू रिडक्शन।
ठीक, जो SO2 है मैंने ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और उसका, ठीक है सॉरी, ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और उसका जो रीजन है वो रिडक्शन हो जाता है इसका, तो मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। एक बार पूछा भी गया इस टाइप का क्वेश्चन, तो हम इसे बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। ठीक, अगर हम SO2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वही हमारे पास में दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसके भी प्रपोज्ड है, SO2 के भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में इनका जो दो स्ट्रक्चर प्रपोज्ड है वो ये, एक बार सिंगल एक बार डबल बना देंगे। ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसके प्रपोज्ड है। बाकी हमने अपनी तरफ से एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, हम एक बार केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए हैं इसके स्ट्रक्चर को। हमने देखा था कि भाई SO2 का जो स्ट्रक्चर है हम ऐसे दिखा देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। बाद में हमने ये भी कहा कि भाई हम कोऑर्डिनेट बॉन्डों को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे इस तरह का। मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग में कि ये पी पाई बॉन्ड है और एक इनमें से पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो मैं समझा चुका हूँ कि भाई कौन सा पी पाई कैसे है, पी पाई डी पाई कैसे, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जा गया हम लोगों को। ठीक, तो हम याद रखेंगे कि भाई उसके स्ट्रक्चर में एक पी पाई बॉन्ड और एक पी पाई डी पाई बॉन्ड भी हुआ करता है। ओके, तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम SO2 से रिलेटेड ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास में सल्फर, ट्राईऑक्साइड है। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है इसका एक ट्राइमर है, ट्राइमर ऑफ SO3। मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि H3O9 कहलाता है। जब भी एक आध जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा तो H3O9 के स्ट्रक्चर बेस्ड आपको एक आध क्वेश्चन मिलता है, तो उसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। H3O9 का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है हमारे पास में। ये स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसमें पूछ लेता है, वो आपसे कहेगा कि भाई H3O9 का स्ट्रक्चर है, बताओ उसमें नंबर ऑफ सल्फर बॉन्ड कितने हैं। तो आपको देखने में उसमें कोई सल्फर बॉन्ड नहीं है। ऐसे ही आपसे कहा जाएगा कि भाई उसमें जो है वो नंबर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड कितने हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास में सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड सल्फर जो है वो 3 है। ऐसे ही हमसे कहा जाए भाई, ये तो समझ लो जैसे एक ही होगा 2 और ये 3 हो जाएंगे। ऐसे ही कहा जाएगा भाई नंबर ऑफ सल्फर डबल बॉन्ड वो बॉन्ड कितने हैं, तो हम देख कर बता पाएंगे भाई उसमें 6। तो जनरली स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन SO3 का हमसे एक आध बार पूछा गया तो वो हम बता दिया करेंगे। बाकी जो SO3 का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, हम इस चीज़ को ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इसमें जो एक बॉन्ड है ये पी पाई है और बाकी दोनों रिमेनिंग बॉन्ड जो है वो पी पाई डी पाई। वो डी पाई पी पाई लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फर का D ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल है, तो उसमें एक पी पाई बॉन्ड है हमारे पास में और बाकी 2 जो है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड का। ठीक है, आप नोट करें इसे। हाँ भाई, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा हम जो है सल्फर का एक कंपाउंड सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है इसके बारे में। H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड इज किंग ऑफ केमिकल्स।
जितने भी केमिकल, मैं कहूँगा किंग कहते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑयल ऑफ पेट्रोल। ऐसे हम पढ़ते हैं वाइट पेट्रोल, ग्रीन पेट्रोल, उस तरह से। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे पास में दो मेथड होते हैं। वन इज लेड चैम्बर प्रोसेस। अगर लेड चैम्बर प्रोसेस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या करते हैं, हम सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, उसे हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, और इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो NO गैस लिया जाता है, जहाँ से मुझे प्रोडक्ट के तौर पे SO3 गैस मिलता है। इतना तो आप मुझे आराम से बता दो कि भाई ये हमारे लिए क्या है, एक होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में हम इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमें जो SO3 मिले, इस SO3 की बाद में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, मतलब पानी से पास करा देते हैं, तो मुझे प्रोडक्ट के तौर पर H2SO4 मिल जाता है। तो लेड चैम्बर प्रोसेस में हम ये काम करते हैं। हमसे क्या है, कैटलिस्ट पूछा जाता है कि लेड चैम्बर प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या है। तो लेड चैम्बर प्रोसेस का जो कैटलिस्ट है हम याद रखेंगे, वो हमारे लिए क्या है, NO कैटलिस्ट है। हालांकि मैं पहले भी लिखा चुका हूँ सरफेस में, बट स्टिल ठीक है, आप देख लेंगे कि भाई इसमें जो है। दूसरा जो प्रोसेस है हमारे पास में H2SO4 बनाने का, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, तरीके यही हैं। सबसे पहले हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हीट कराते हैं, जो सल्फाइड ओर होती हैं उनको हीट करा देते हैं, जहाँ से SO2 रिलीज होती है। जो SO2 रिलीज हुई उसे हम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करा रहे हैं, बस इस बार कैटलिस्ट बदल देंगे और इस बार वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेते हैं। ये कैटलिस्ट इसमें यूज़ करते हैं, जहाँ से मुझे SO3 मिल जाता है। ठीक, इसमें आप ये कह सकते हैं ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। तो एक तो हम ये बात याद रखेंगे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट V2O5 है, ये ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, प्लेटिनम यूज़ करते हैं, लेकिन प्लेटिनम महंगा होता है, इसलिए V2O5 प्रेफर किया जाता है उसमें। अब मैंने कहा कि हमारे पास में जैसे SO3 मिल गया, इस SO3 को हम H2SO4 में ही पास कर देते हैं। जब H2SO4 से पास करते हैं तो यहाँ से हमें H2H2O7 मिलता है, ओलियम फॉर्म होता है। और मैंने कहा ये जो H2H2O7 हमें मिला, बाद में हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जिसकी हाइड्रोलिसिस से हमें H2SO4 मिलता है। और आप ये कह सकते हैं कि जो H2SO4 मिला, भाई जिस कंसंट्रेशन का हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए उस हिसाब से हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, उतना पानी डाल देते हैं, तो हमें डिजायर्ड कंसंट्रेशन का जो H2SO4 है वो यहाँ से मिल जाता है कि भाई हमें H2SO4 कितना चाहिए होगा। मैंने कहा यहाँ से हम H2SO4 को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो H2SO4 की हम प्रिपरेशन देख ले रहे हैं। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो मैं ना भी बताऊं तो आप जानते हैं कि भाई H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो H2SO4 है, हमने वैसे तो बहुत जगह यूज़ किया है कि कंसंट्रिक H2SO4 acts as डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसंट्रिक H2SO4 जो मैंने कहा वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, इस तरह का हमें दिखता है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रिक H2SO4 provides burning sensation with skin as its reaction is highly
एक्सोथर्मिक, ये बर्निंग सेंसेशन देता है। आपने भी देखा लैब में, ठीक है, हमसे मना किया जाता है कंसंट्रिक एस्ट्रोसोफोर हाथ पे नहीं गिरना चाहिए। तो उसका रीज़न ये है कि उसकी जो रिएक्शन है उनका वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है जो बर्निंग सेंसेशन प्रोवाइड करती है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि जो कंसंट्रिक एस्ट्रोसोफोर है, इट इज़ मोर विस्कस ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, विस्कस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आप ये कहते हैं कि भाई ये हमें विस्कस फॉर्म में नजर आता है। बाकी जैसे कार्बन, हम उसे अगर कंसंट्रिक एस्ट्रोसोफोर के साथ हीट कर दें, तो मैंने आपको बताया था कंसंट्रिक एस्ट्रोसोफोर के साथ अगर ले लें तो ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़े हैं कि भाई यहाँ से CO2 मिलता है, SO2 मिलता है। हालांकि एक प्रोडक्ट मैंने और बताया था इस केस में C6COH6 14 ग्रुप में, कार्बन फैमिली में, ये बात हम पढ़ चुके हैं। हम लोग सल्फर ही ले लें, सल्फर पाउडर ले लें, जनरली ये कार्बन पाउडर लेते हैं, या फिर हम जो है वो सल्फर पाउडर लेते हैं, कंसंट्रिक H2SO4 ले लेते हैं। तो यहाँ से गैस के तौर पे हमें, ठीक है, SO2 मिलता है, इस तरह का है। बाकी जैसे मान लो मैं कंसंट्रिक H2SO4 लिया है और हम कोई शुगर ले लें, शुगर के तौर पे जैसे मान लो हम ग्लूकोज ले लें, इवन फ्रक्टोज ले लें, केन शुगर लें, कोई भी इस टाइप का हम शुगर लें, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं वहाँ से ठीक कार्बन अलग कर देता है, जो भी H2 उनको अलग कर देता है, और इसे हम इस तरह का बोलते हैं, मतलब कार्बन ब्लैक हमें यहाँ मिलता है, तो हम कहते हैं भाई दिस इज नॉन एज ब्लैकनिंग ऑफ शुगर। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, ब्लैकनिंग ऑफ शुगर जो है हम पढ़ते हैं, या इसको ऐसे पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज चेयरिंग ऑफ शुगर। ठीक है, तो मैंने कहा हम जो है इस तरह से पढ़ देते हैं, ब्लैकनिंग ऑफ शुगर या चेयरिंग ऑफ शुगर, इस तरह से इसको पढ़ा देते हैं। नोट कर दो आपने। ठीक है भाई। तो हालांकि ये रिएक्शन आप भी मुझे बता सकते हो, जैसे H2SO4 है, उसे हम PCl5 से रिएक्ट करा दें, तो यहाँ से प्रोडक्ट के तौर पे SO2Cl2 मिलता है प्लस POCl3 मिलता है। SO2Cl2 इज नॉन एज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये आप बना लो H2SO4, मतलब ये हमने PCl5 ले रखा है, तो PCl5 हमें मालूम है एक हैलोजेनेटिंग एजेंट है जिसका काम है OH हटा के Cl लगाना। तो एक OH यहाँ से हटा के Cl लगा दो, एक OH यहाँ से हटा के Cl लगा दो, देखो क्या बन जाएगा, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाएगा। तो बेसिकली ये मेथड यूज़ किया गया था इस काम बात के लिए कि H2SO4 में कितना OH ग्रुप होता है। तो यार 2 Cl जोड़ा तो मतलब 2 OH ग्रुप था, तो जो हमारे पास में आप कह सकते हैं इस मेथड को, इट इज़ यूज्ड to identify 2 OH ग्रुप। मतलब जो H2SO4 है उसके स्ट्रक्चर में 2 OH ग्रुप होंगे, इस चीज़ को हमें जो यहाँ से पता चलता है। ठीक है भाई। तो H2SO4 की मैंने कहा कंसंट्रिक H2SO4 के कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज हमारे सामने आते हैं। तो हमने डिफरेंट इन कंपाउंड्स के बारे में जान लिए। हम लास्ट में कुछ ऑक्सो एसिड्स और पढ़ेंगे सल्फर के। ऑक्सो एसिड मैंने समझा, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो वो ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। तो सल्फर के कुछ ऑक्सो एसिड हैं हमारे पास में जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो मैं एक बार ठीक है उनके बारे में आपको और डिस्कस करूँ। ये सभी हटा दे रहा हूँ।
नेक्स्ट आप नोट करें ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। इन्हें बढ़िया तरीके से आप देखें कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के क्वेश्चन आते भी। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की मैं अगर बात करूं तो जैसे H2SO4 है, हम सभी जानते हैं H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर कभी कभी ऐसे लिख देता है ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सिंपल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड या ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता, सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर तो आप बनाई लो, स्ट्रक्चर बनाने में तो एटलीस्ट किसी को कोई ऐतराज है ही नहीं कि हमारे पास में इसका एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेट फॉर्म में। बाद में हम जानते हैं कि भाई हम कोऑर्डिनेट फॉर्म को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास में H2SO4 का ये वाला स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है इस तरह का। ठीक, तो वो एक नॉर्मल सी बात है। दूसरा मैं इसी का एक और एसिड डिस्कस करूँगा, दैट इज H2SO3। तो मैं अगर H2SO3 की बात करूँ, H2SO3 इज सल्फरस एसिड। आप चाहें तो ऑर्थो सल्फरस एसिड पढ़ सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी इसी टाइप का है। हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वो दिखा देते हैं, हम जानते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस कर देते हैं डबल बॉन्ड से, तो ये दिखा देते हैं। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप उसमें देख लो। अच्छा, वो सब प्रॉपर्टी तो पढ़ लो कि भाई डाइबेसिक एसिड है, उसको भी हमारे पास में कैसा है, डाइबेसिक एसिड है। इस तरह से हम लिख लिया करें, वो तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कि हम नहीं बता सकते, ये तो हम आराम से बता ही दिया करेंगे। ठीक है, मैं काम करता हूँ इसमें से एक ऑक्सीजन कम करके एक सल्फर लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा H2SO3 आ जाएगा। इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे, इट इज थाया सल्फ्यूरिक एसिड। आप जानते हैं सल्फर के लिए थाया वर्ड यूज होता है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड वाला ये तो पार्ट है, मैंने यहाँ से ऑक्सीजन कम करके सल्फर जोड़ दिया। अच्छा, इनके क्वेश्चन ना कभी कभी ऐसे भी आते हैं, जैसे मान लो ये H2H2O3 है, उसे ब्रेक करके सिंपल H2O3-2 लिख देगा। जैसे हमने आज से पहले थायोनेट आयन का नाम दिया, हम खूब पढ़े थायोनेट आयन, थायो सल्फेट पढ़ देते हैं उसे सिंपल। तो मतलब वो आयन्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कभी आयन लिख के सिंपल क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना होता तो मैं ये बना दूँ, एक ऑप्शन को हटा के मैंने सल्फर लगा दिया था, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो हम ये कह सकते हैं भाई इस कंपाउंड में क्या है, एक सल्फर सल्फर लिंकेजिंग है, देख रहे हो। तो एक बार इस टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया हम लोगों से कि कुछ आयंस दे रखे, तो पूछा था कौन कौन से आयन में सल्फर सल्फर लिंकेजिंग है, तो हम यहाँ से बता पाएंगे। ऐसे ही मैं अगर मान लो यहाँ पे तीसरा है, इस वाले केस की बात करूँ, इसमें एक ऑक्सीजन कम करके सल्फर लगा दूँ, तो बोलो क्या बन जाएगा, H2SO2 बन जाएगा। तो इसको पढ़ा जाएगा थाया सल्फरस एसिड, ये तो पढ़ा जाएगा। स्ट्रक्चर तो बना लो, बस सिंपल एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो ये हमारे पास में थाया सल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, आप इन्हें बनाओ। हाँ भाई, बना लिया। कुछ और ऑक्सो एसिड है हमारे पास सल्फर के, उनको और देखते हैं। जैसे H2SO5, हम सभी ने स्टोइचियोमेट्री में पढ़ा था इसके बारे में। कैरोज एसिड या इट इज पैरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड।
मैंने कहा कैरो एसिड या परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बना के वहाँ भी बताया था इसका, वही परऑक्सी लिंकेजिंग है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, ठीक, तो याद रखेंगे। ऐसे ही दूसरा एक एसिड हमने वहाँ और डिस्कस किया था, H2H2O8 बनाया था, जिसे हमने जो है वो मार्शल एसिड का नाम दिया था, या इट इज परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का नाम दिया गया। जो परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी परऑक्सी लिंकेजिंग है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार स्टोइचियोमेट्री में कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 है और दूसरे वाले सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर +6, ठीक है, आप लोग बना लिया। तो दो हमारे पास में, जैसे हमने H2SO4 लिया था, मैं एक काम करता हूँ, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल ले लूँ और उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दो, वो कर लो, तो हमारे पास क्या मिलेगा, H2O7 मिलेगा। मतलब बेसिकली यही तो है कहानी, अगर 2 मॉलिक्यूल लिए मतलब H2O8 है, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दिया, तो प्रोडक्ट मिला हमारे पास में H2H2O7। वाटर मॉलिक्यूल कम करने के बाद मिलता है उसे पायरो पढ़ते हैं ना, तो मैंने कहा ये पायरो मिला, किससे मिला है हमें, सल्फ्यूरिक एसिड से मिला है, तो इसको पढ़ा जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। या अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि कॉमनली हम इसे ओलियम पढ़ देते हैं। स्ट्रक्चर बना लोगे, दो स्ट्रक्चर वैसे तो आराम से बन जाएगा कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड के यूनिट ले लो और उन्हें लिख के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा ओलियम का। तो मैंने कहा ये हमारे लिए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बना जाएगा। अच्छा, अगर मैंने H2SO3 के 2 यूनिट लिए होते और उनमें से वाटर मॉलिक्यूल मैंने हटा दिया होता, तो मुझे H2H2O5 मिलेगा क्या, देख लो भैया, तो आप समझ लो ये H2H2O6 है। अगर हम H2O कम कर देंगे तो हमारे पास में हमने अगर H2O कम किया, ये भी H4 है, 2 अगर हमने हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कम किया तो H2H2O5 बचे। ये मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद जो बनता है वो पायरो पढ़ा जाता है, सल्फरस एसिड से बना, इसलिए क्या पढ़ा जाएगा, ये पायरो सल्फरस एसिड, ठीक, तो इसे पायरो सल्फरस एसिड पढ़ेंगे H2H2O5 को। स्ट्रक्चर बना दोगे क्या, बिल्कुल, जैसे 2 H2SO3 के यूनिट लिख लो और उन्हें मिला के क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि भाई हमारे लिए क्या कहलाएगा, पायरो सल्फरस एसिड कहलाएगा, ठीक। इन दोनों एसिड को नोट कर लो। तो 2 ऑक्सो एसिड और हम जो इनके बारे में जानेंगे, एक हमारे पास में H2H2O6 है, इट इज नॉन एज डाई थायोनिक एसिड। आयंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन मान लो पूछ लिया जाता तो H2O6-2 लिख देते, तो हम बता देंगे। इसका मैं अगर स्ट्रक्चर देखूं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का हमारे सामने है, H2O6 है, तो ये स्ट्रक्चर है। मतलब आप ये कह सकते हैं भाई इस मॉलिक्यूल में
सल्फर सल्फर लिंकेजिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ भाई किसमें सल्फर सल्फर लिंकेजिंग है। ऐसे ही हमारे पास में इसका एक ऑक्सो एसिड और है, इनका एक ऑक्सो एसिड हमारे पास में जो और है H2H2O4 है। H2H2O4 इज डाई थायोनस एसिड, ये डाइथायोनस एसिड पढ़ा जाता है। आयन की फॉर्म में लिख देगा तो H2O4-2 लिख के पूछ लेगा। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, ये हमारे पास में 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर और 4 ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि भाई सल्फर सल्फर लिंकेजिंग है। तो हमने ऑक्सो एसिड जितने भी पढ़े उनमें 4 ऑक्सो एसिड ऐसे पढ़े जो सल्फर सल्फर लिंकेजिंग रखते हैं। 2 तो ये एग्जाम्पल और 2 मैंने जो आपको ठीक शुरू में लिखाए हुए थे, जिसमें मैंने H2SO4 था, मैंने एक ऑप्शन हटा के सल्फर लगा दो तो वहाँ भी सल्फर सल्फर लिंकेजिंग आ गई थी। जो हमारे पास थाया सल्फ्यूरिक एसिड थे और ठीक थाया सल्फरस एसिड थे, उनमें भी सल्फर सल्फर लिंकेजिंग पाई गई थी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो अबाउट 16th ग्रुप हमें जाननी होती है। ठीक है, हम एक बार इस तरह की इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो चलिए फिर हम अगले लेक्चर में इसका आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे।